Hello students, today we will continue our second chapter from topic degradation of soil and conservation measures. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने soil and factors of soil कंप्लीट किया था. Now understood. Degradation of soil. Degradation का मतलब होता है quality of soil. क्वालिटी ऑफ सॉइल. डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्वालिटी में ख़राब हो जाना, मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाना. सॉइल अच्छी तभी है जब वो फर्टाइल है. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है. जब हम उस पर कुछ क्रॉप्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं तो वो अच्छे से हो. लेकिन जब धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिक्रीज होने लग जाती है, हम उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन. नेक्स्ट, कंजर्वेशन मेजर्स. कंजर्वेशन मतलब सेफ, टू प्रोटेक्ट और सेव. तो अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई सॉइल ख़राब किस वजह से हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी में कमी किन कारणों की वजह से आ रही है. तो सॉइल की फर्टिलिटी में कमी ह्यूमन एंड नेचुरल दोनों फैक्टर की वजह से आ रही है. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल रिसोर्स को अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ से जिसका ख़राब हो रही है वो है सॉइल इरोजन और डिप्लेशन. इरोजन का मतलब होता है सॉइल का कटाव. मान लो यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ पे वो सॉइल है. जब नदी की स्पीड तेज़ होती है तो ये अपने साथ यहाँ की सॉइल को काट के लेके चली जाती है, यहाँ पे खड्डा हो जाता है. जैसे इसकी स्पीड धीरे होती है ये वहाँ पे जाके डिपोजिशन कर देती है. तो इरोजन का मतलब होता है सॉइल का कटना. डिप्लेशन मतलब होता है रिड्यूस करना. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की क्वालिटी में जो लॉसेस हो रहे हैं वो ह्यूमन एंड नेचुरल दोनों फैक्टर की वजह से ही हो रहा है. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब वेजिटेशन में कमी, पेड़ पौधों को काटना और पेड़ पौधे नहीं लगाना, जो जंगल है उनको भी काटना. ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा गायों को, हमारी बफेलोज को चराना, जो चराने वाली ज़मीन है उसका ओवर ग्रेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ग्रेज करना. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. येस, दिस फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डालते हैं. तो वो भी हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करता है. रेन वॉश मीन्स जब बारिश आती है, जो टॉप लेयर होती है हमारी सॉइल की, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो अपने साथ बहा के उसको ले जाना. लैंडस्लाइड, ज़मीन का खिसकना. एंड फ्लड, जब फ्लड आता है तब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, वो हमारी अच्छी सॉइल को वहाँ से लेके चले जाता है. तो ये सारे हो गए डिग्रेडेशन के फैक्टर्स कि सॉइल ख़राब क्यों हो रही है. अब चलो एक तो काम हो गया कि सॉइल ख़राब हो गई, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. मेथड्स, सबसे पहला जो मेथड है वो है मल्चिंग. मल्चिंग का मेन काम होता है सॉइल में मॉइस्चर बना के रखना. तो ये कैसे होता है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे इस लाइन में हमने फसलें लगा दी, इस लाइन में हमने फसलें लगा दी, इस लाइन में हमने फसलें लगा दी, इधर भी लगा दी. अब जो ये बीच की ज़मीन क्या है, खाली है, यहाँ पे क्रॉप है. तो इस बीच की ज़मीन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑर्गेनिक घास होता है, जो भी ऐसी चीज़ें जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है, उसको हम इनके बीच में डाल देंगे एज अ रो स्ट्रॉ. जो भी घास फूस है उनको, इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की मॉइस्चराइजेशन ख़त्म नहीं होगी. कंटूर बेरियर्स, कंटूर का मतलब होता है बाउंड्री. दिस इज़ द फील्ड, मतलब खेत है ये, और ये इसकी बाउंड्री है. अब इसकी बाउंड्री में कुछ बेरियर्स लगाना. बेरियर मतलब क्या होता है, बाधाएं. स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बेरियर अलोंग कंटूर्स. इसके चारों ओर घास से, स्टोन से हम बाउंड्री बना देंगे. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर टू कलेक्ट वाटर. और साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स तो लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा खड्डा भी खोदेंगे. जैसे जब बारिश होगा तो सॉइल डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे स्टोर होता रहेगा और जो पानी का बहाव है वो भी रुक जाएगा. रॉक डैम, डैम जानते हैं हम, डैम मतलब होता है बांध, किसी चीज़ को रोक के रखना. रॉक का मतलब होता है पत्थर, कि जहाँ पे बहाव ज़्यादा है उसके बीच में ले जाके आप पत्थर को रख दो, तो उससे क्या होगा, जो पानी की स्पीड है वो धीरे हो जाएगा और इससे गलियाँ नहीं बनेगी, क्योंकि पानी की स्पीड ज़्यादा होती है तो क्या होती है, पतली पतली गलियाँ बनने लग जाती हैं, तो वो भी नहीं होगा और साथ ही साथ सॉइल का लॉस भी नहीं होगा. नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग. टेरेस मीन्स होता है छत. फार्मिंग, माउंटेन होते हैं, ये आपको बेसिकली हिमाचल में, उत्तराखंड में ऐसी जगह पे देखने को मिलेगी टेरेस फार्मिंग. ये होती है. माउंटेन क्या होते हैं,
माउंटेन पे डायरेक्ट खेती तो की नहीं जाती क्योंकि पानी आता है वो एक साथ स्पीड में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप बना देंगे, ऐसे स्टेप। तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ खेती करेंगे, यहाँ खेती करेंगे। जब बारिश होगा तो वो अपने बहाव के सोइल को लेके जाएगा, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक साथ इरोजन नहीं होगा। Broad flat steps or terrace are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crop। जो भी flat surface हम यहाँ पे crop लगा सकते हैं। They reduce surface runoff and soil erosion। Intercropping, इंटर का मतलब होता है more than two, crop का मतलब होता है खेती करना, क्रॉप लगाना एक या दो। तो जब हम एक सीड के साथ 2-3 सीड मिक्स करके लगाते हैं, 2-3 क्रॉप एक साथ लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, ऑल्टरनेट रो एंड सोन एट डिफरेंट टाइम। ऑल्टरनेट रो का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे हमने पोटैटो लगा दिए, यहाँ पे हमने टोमेटोज़ लगा दिए, यहाँ पे हमने पीज़ लगा दिए, यहाँ पे हमने कुछ और लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इनका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, जो इनको वापस निकालने का टाइम पीरियड है, वो अलग अलग होगा। तो जब हम इनको अलग अलग निकालेंगे तो एक साथ से पूरा खेत खाली नहीं होगा, सॉइल लूज़ नहीं होगी और पानी सॉइल कहीं पर भी नहीं जाएगी। जब हम ये निकालेंगे तो यहाँ पर तो रहेगा ही, तो यहाँ पे रहेगा तो यहाँ की ज़मीन बच के रहेगी। जब हम इनको निकालेंगे तब तक हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा देंगे। तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग। कंटूर प्लॉफिंग, कंटूर मीन्स बैरियर, बाउंड्री। प्लॉफिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर फ्लो डाउन द स्लोप। अब इसमें क्या होगा कि मान लो ये माउंटेन है, इसकी पिक्चर ये है पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, दो बराबर में चलने वाली चीज़ें। यहाँ पे खेत, यहाँ पे भी खेत, यहाँ पे भी खेत, यहाँ पे भी खेत। अब हम क्या करेंगे, जब बारिश होती है तो माउंटेन से सीधा फ्लो होते हुए आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम खेत में जब जोत रहे हैं उसको, उसमें क्रॉप लगा रहे हैं, तो हम इसके जस्ट पैरेलल लगाएंगे ऐसे। तो ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, पानी आएगा फिर रुक जाएगा, फिर आएगा फिर रुक जाएगा, फिर आएगा फिर रुक जाएगा। तो ये भी प्रोटेक्ट करेगा हमारे सॉइल इरोजन होने से। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का मतलब है, यहाँ पे एक फील्ड है, ये बेसिकली कोस्टल एरिया में, ड्राई रीजन में जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है उस टाइम में काम आता है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली चेक द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं साइड में, और यहाँ पे बीच में फील्ड। तो जब तेज़ हवा चलती है तो वो हवा, क्योंकि हवा भी एक एजेंट है सॉइल इरोजन का, तो जब ये हवा चलेगी तो इन पेड़ों से पहले ही हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो जब वो यहाँ तक पहुँचेगी तो ये अपने साथ सॉइल को लेके नहीं जाएगी, इस तरीके से। नाउ हेयर इज़ वन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म एट योर होम, एंड ये आपको करना ही है। यू हैव टू टेक टू ट्रे ए एंड बी, दोनों में आपको मिट्टी भर लेना है। दोनों में मिट्टी भरने के बाद एक को आप खाली रखोगे और एक में आप सीड्स लगा दोगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, गेहूँ, बाजरा या वॉटेवर। फिर आप क्या करना, जब इसमें पत्तियाँ निकल आती है तब आप क्या करोगे, दोनों में पानी डालोगे। पानी डालोगे तो एक में देखोगे आपकी सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, सॉइल भी इरोजन होकर आ रही है, और एक में आप देखोगे कि सॉइल इरोजन नहीं होते हुए आ रही, आएगी बट कम आएगी, बहुत कम। तो इसका मतलब जो जड़ें होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनको पकड़ के रखते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जंगलों का होना, पेड़ पौधे लगाना। नाउ कम ऑन दी वाटर। वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दी एवरीवन, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो भी जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो ज़रूरी है। और अर्थ पे मैक्सिमम पानी है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे 97 पानी अवेलेबल है अर्थ पे, फिर भी हम बोलते हैं पानी की कमी है, पानी वेस्ट मत करो, पानी ख़त्म हो जाएगा। वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास ओनली 3% वाटर है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करने के लायक है, क्योंकि ये पूरा ओशनिक वाटर है, ये ओशन। और ओशन क्या है, सेलाइन वाटर है, नमक का पानी, जो किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं आता है। और 3% में भी ओनली 1% ऐसा वाटर है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, और जो डायरेक्ट हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि बाकी जो भी पानी है पीने वाला वो एज अ ग्लेशियर, आइस क्यूब, स्नो इसमें अवेलेबल है। इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए और पानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
कहने को तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम जब 97% है तो हम पानी क्यों नहीं पी सकते? तो बेटा हमारी परसेंट में, हमारी बॉडी में ओनली 1% ही नमक होता है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं और जो हम रख सकते हैं। अगर जब हम सेलाइन वाटर पियेंगे तो इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाएगी और हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लग जाएगी, और जब हम और पानी पियेंगे तो और कमी आ जाएगी, और पियेंगे तो और कमी आ जाएगी। इसलिए एक टाइम ऐसा आएगा कि हम मर भी सकते हैं। इसीलिए पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 1% ही अवेलेबल है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ आइसी ग्लेशियर। और ये पीने वाला पानी हमें वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रिवर्स, इनसे मिलता है। और ये पानी एक ऐसी रिसोर्स है जो ना कभी कम होती है ना कभी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो है वाटर साइकिल की वजह से। हर चीज़ का एक साइकिल होता है। वाटर साइकिल मीन्स कि यहाँ पे मान लो वाटर साइकिल बना के मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे है पानी, पॉन्ड, लेक, यहाँ पे है पेड़ पौधे, लिविंग एरिया जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रखते हैं। यहाँ पे सन जब निकलता है वो इवोपरेट होता है तो पानी गर्म होकर ऊपर चला जाता है, क्लाउड बन जाता है। क्लाउड से वापस पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, फिर वो बह के वापस यहाँ आ जाता है। तो ये एक रेगुलर साइकिल है जो बहती जाती है और नीचे आती रहती है। ह्यूमन्स यूजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम पानी को सिर्फ ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम अदर कामों के लिए भी, अदर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रीज़, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनाना। आपने सुना होगा हम बड़ी बड़ी डैम्स बनाते हैं, वहाँ पे हमारे सिर्फ पानी सप्लाई नहीं किया जाता है इरिगेशन के लिए, जबकि वो लाइट बनाने के लिए भी काम आता है। Dams are the other uses. Increasing population, rising demands for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to shortage in supply of fresh water. हमारे पास जो फ्रेश वाटर की कमी आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि हम पीने के अलावा भी अलग कामों में यूज़ करते हैं, जैसे खेती में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती है। जब उनकी डिमांड्स बढ़ती है, उनके डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें पानी को यूज़ करना पड़ता है। फूड लगाना, क्रॉप्स लगानी पड़ती है, कैश क्रॉप, मतलब ऐसी क्रॉप्स जो सिर्फ सस्टेनेबल नहीं होते, हमें बेच के पैसे भी कमाने होते हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ द शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर। मेन कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड्स बढ़ेगा, हर चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, पानी का बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ेगा, क्योंकि सामान कहाँ से लाओगे, तो उन सब में पानी का यूजेस ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा कारण ये है कि बढ़ता पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारा जो फ्रेश वाटर है वो क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है पानी की अवेलेबिलिटी में। There is scarcity of water. Scarcity means कमी. Water in many regions of the world, most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be consequences of variation in seasonal or annual precipitations, or the scarcity is caused by over exploitation and contaminations of water sources. Problems है ज़्यादा pollution की वजह से और अलग अलग requirement की वजह से पानी में कमी आ रही है। जिस तरीके से सॉइल को कंजर्व करना ज़रूरी था, वैसे ही वाटर रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जल है तो कल है। अगर हम पानी ही नहीं छोड़ेंगे, पानी को क्लीन ही नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा इस धरती पे रहना नामुमकिन है। तो बहुत ज़रूरी है हमें आज से ही पानी को बचाएं, और जो लोग वेस्ट करते हैं उनको भी हम लेसन दें, उनको भी हम टीच करें कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। और जो मैक्सिमम पानी जो ख़राब हो रहा है वो हो रहा है हमारे पोल्यूशन की वजह से एंड ओवर यूज़, कि पानी को फालतू में ही यूज़ करना। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपनी गाड़ियाँ धोते हैं पाइप लगा लगा के, तो ये वेस्टेज है। हमें इस तरीके से पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। Access to clean and adequate water sources is the major problem facing the water today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resources. Even though water is renewable resources, its overuse and pollution make it unfit for use. Yes, both words आ गए, overuse and pollution.
Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemical and industrial influence in water bodies are major contaminants. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पानी को ख़राब किया जा रहा है. पानी को ख़राब करने के पीछे मेन कारण क्या है कि जो भी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, उसको बिना ट्रीट किए ही उसको छोड़ा जा रहा है. जो भी वाटर बॉडीज़ है, जो फ्रेश वाटर, उसमें केमिकल्स डाला जा रहा है. जो भी केमिकल्स निकल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से सही नहीं किया जा रहा है. दे पल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. और ये जितने भी केमिकल्स है ये मैक्सिमम नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो नेचर के साथ डिग्रेडेबल नहीं हो रही, जो नेचर के साथ घुल मिल नहीं रही है. जैसे एग्जांपल ले लो आप पॉलीथीन का, वो कभी भी नेचर के साथ डिकम्पोज नहीं होता है. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंस सुटेबल बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़. वाटर पोल्यूशन को हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, और जब पानी को छोड़ रहे हैं तो उसको पहले एकदम क्लीन करके उसको ट्रीट करके फिर ही वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए. फॉरेस्ट एंड, यहाँ से हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन की, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर्स स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. हम जब पेड़ पौधे लगाएंगे, जब फॉरेस्ट होगा तो इससे पानी भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो हमारे अंडरग्राउंड पानी है उसको भी कंट्रोल करके रखेगा. मीन्स ज़रूरी है फॉरेस्ट का लगाना, पेड़ पौधों का लगाना. वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है पानी को सेव करना किसी भी मेथड से. जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सारे लोग छत, जब बारिश आती है तो छत को क्लीन करके रखते हैं और जब छत पे पानी आता है उसको डायरेक्ट अपने टंका में सेव कर लेते हैं. तो इससे क्या हो गया, वाटर हार्वेस्ट हो गया, पानी को बचाना. The canals used for irrigation field should be properly linked to minimize losses of water seepage. प्रॉपर तरीके से इरिगेशन का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कैनाल्स का यूज़ होना चाहिए फील्ड में. जैसे आप लोग ड्रिपलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो, जो आपका स्प्रिंकल मेथड है. ये स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली irrigates the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry region with high rate of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन है वहाँ पे हम ड्रिप एंड ट्रिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं. ड्रिप का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ से एक पाइप जा रहा है तो ड्रिप आपने देखा होगा ग्लूकोज किसी को चढ़ते हुए तो किस तरीके से आता है, बूंद बूंद. उस तरीके से हम इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. और इसी के द्वारा हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. एक बार वापस मैं आपको ड्रिप मेथड समझा देती हूँ. मान लो ये पाइप है, यहाँ पे पेड़ पौधे, तो यहाँ पे छोटे छोटे छेद कर देंगे तो यहाँ से बूंद बूंद पानी ही सिर्फ इसी पेड़ को मिलेगा और कहीं पे भी ओवर एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं होगा. तो इन छोटे छोटे स्टेप से हम पानी को बचा सकते हैं. आप घरों में भी अपने पानी को बचा सकते हैं. मान लो आपको पानी, अगर नहाते हो तो सिर्फ 1 बकेट का ही यूज़ किया करो, फालतू में पानी को नहीं बहाना है. नल खुला नहीं छोड़ना है. अगर आप कोलगेट करते हो, ब्रश करते हो तो टैप को बंद करके रखना है. ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत छोटी लगती है कि क्या है, मेरे एक के करने से क्या होगा, लेकिन जब एक के करने से ही बहुत कुछ हो सकता है और हर एक इंडिविजुअल को पानी सेव करना चाहिए. यस, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.